हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सबका द केसी नंदन अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम MJPRU यूनिवर्सिटी के हिंदू लॉ के सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। इसमें मैं आपको कुछ बुक्स भी आपको बताऊंगा, रेफ़र करूंगा, तो आप वो बुक परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको इस सेमेस्टर की तैयारी करनी है या फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना हो, या फिर अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी लॉ फील्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी तैयारी के लिए भी ये बुक आपकी सफिशिएंट रहेंगी, तो वो देख सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। तो जो आपका हिंदू लॉ, इसमें आपकी 4 यूनिट आती हैं। तो जो पहली यूनिट है वो आपका ओवरव्यू की बात करेंगे, जैसे कि आउटलाइन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की अब बात हो रही है कि जो सोर्सेज हैं, जो उसके स्रोत हैं, कि जो हिंदू लॉ है हमारा कैसे कैसे डेवलप हुआ है और कौन कौन से स्रोत हैं जिसने हिंदू लॉ को डेवलप करने में हमारी हेल्प करी है। जैसे कि आपके वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है। तो ये सब जो है आपका स्रोत हैं हिंदू लॉ के। इसमें आपके डिफरेंट आते हैं, जैसे कि आपका लेजिस्लेशन भी आता है, जैसे कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, आपका हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट हो गया, आपका सक्सेशन एक्ट हो गया। तो ये जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, वो भी हो गए। जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोर्ट का डिसीजन आता है, हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, हिंदू लॉ का सोर्स बन जाता है। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्कूल है वो आपका 11th-12th वाला स्कूल नहीं है जिससे आपने पढ़ाई करी है। यहाँ पे स्कूल से मतलब होता है विचारधारा। देखिए, कोई भी आपका कंसेप्ट होता है, जब उसमें अलग अलग विचारधाराएं बन जाती हैं, जैसे कि आपका हिंदू लॉ हो गया, इसमें अलग अलग विचारधाराएं बन जाती हैं, तो उसको हम कह देते हैं स्कूल्स, हम कह देते हैं, ठीक है। श्रृंखला होती है इसकी, तो उसको हम स्कूल्स कहते हैं कि ये इस स्कूल के स्कॉलर हैं या फिर कोई इसी स्कूल के स्कॉलर हैं जो वहाँ के सपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हिंदू लॉ है इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मेनली 2 करती हैं, आपका मिताक्षरा और दया भाग यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो अब ये सब क्या क्या होता है हम इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हिंदू लॉ एंड जेंडर इक्वलिटी। अगर हम हिंदू लॉ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की क्या पोजिशन है, कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल है दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, या फिर यहाँ पे क्या यहाँ पे सिचुएशन है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम विमेंस के अधिकारों की हम बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पे अधिकार मिले हुए हैं विमेंस को। जैसे कि संपत्ति में हम सामान्य अधिकार है, ठीक है, उनको जो है राइट टू चूज़ है कि अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती हैं वो, और बहुत सारे अधिकार हैं यहाँ पे। तो क्या क्या उसमें अधिकार मिले हुए हैं वुमेंस को, यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें LGBTQ राइट्स की हम बात करते हैं। जैसे कि एक नया कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या अधिकार यहाँ पे हिंदू लॉ में मिलते हैं, वो देखने को हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैरिज, शादी को लेकर यहाँ पे बात आता है विवाह। तो विवाह के लिए क्या क्या यहाँ पे इसेंशियल्स होते हैं, कि कब हम मानेंगे कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो विवाह वहाँ पे हो जाता है। तो क्या क्या उसके तत्व होते हैं वो हम देखेंगे। हम देखेंगे कि वैलिड मैरिज क्या होती है, कि अगर किसी भी शादी को या फिर विवाह को वैध करार देना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, या फिर किन चीज़ों की अभाव में, या फिर कोई भी चीज़ उसमें पे अब्सेंट है, एलिमेंट अब्सेंट है, तो किन एलिमेंट्स को लेकर वहाँ पे शादी वाइड हो सकती है, शून्य हो सकती हैं, या फिर किन वहाँ पे जो है बातों को लेकर वहाँ पे शादी शून्य करनी हो सकती है। शून्य करने क्या होता है, कि जब एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाके शादी को शून्य करवा सकता है, ठीक है। वैसे तो शादी वैलिड होती है, बट उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में जाके शादी को क्या करवा सकता है, वाइड करवा सकता है, ठीक है। वो दोनों पार्टी के पास नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के पास ही उसमें रहता है ऐसा विकल्प। तो जब किसी एक पक्षकार के पास में ऐसा विकल्प होता है, ऐसा ऑप्शन होता है, तो वो होती है वाइडेबल मैरिज। तो क्या होती है वाइडेबल मैरिज, किन किन परिस्थितियों में वाइडेबल मैरिज बन सकती है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, ये मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। ये आपका लॉ है, इसका आप बेयर एक्ट भी ले सकते हैं, और ले ही लेना, आपको काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। ये बात करता है मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे भरण पोषण की बात होती है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भरण पोषण को लेकर क्या क्या बातें कहीं कौन कौन से प्रावधान दे रखे हैं, जैसे कि सेक्शन 24-25 इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कि मेंटेनेंस जो भरण पोषण है कौन से अधिनियम के अंतर्गत, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है पत्नी को जो है भरण पोषण की बात हो रही है, बच्चों को लेकर हो रही है, बूढ़े माता पिता के भरण पोषण की बात हो रही है, या फिर कोई डिपेंडेंट है, कोई आप पे निर्भर करता है,
तो उसके जो है भरण पोषण की बात भी हो रही है, मेंटेनेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे हम मेनली सेक्शन 18, 19 और 20 पढ़ेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें दत्तक, यहाँ पे बात आती है अडॉप्शन की। यहाँ पे बात होती है कि अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्शन करना है या फिर किसी भी व्यक्ति को अडॉप्ट करना है, ठीक है, जो अडॉप्ट हो रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है या फिर जो अडॉप्शन में दे रहा है, तो उनका क्या क्या वहाँ पे इसेंशियल चाहिए, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हमें ध्यान रखना है, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। और उसका क्या प्रभाव होगा। सपोज़ कि एक व्यक्ति इस घर से उस घर में जा रहा है, तो क्या इस घर में जो उसके अधिकार थे, जैसे संपत्ति को लेके अधिकार थे तो क्या वो अधिकार भी इसके साथ जाएंगे? क्या वो यहाँ पर आके इस प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकता है और पिछले वाली प्रॉपर्टी भी ले सकता है? तो ये सब हम देखेंगे इस वाली क्लास में। इसमें हम सेक्शन 6 से लेके 12 तक ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें काइंड्स एंड पावर ऑफ गार्जियन। तो जो गार्जियन होते हैं, ठीक है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या शक्ति होती है। ठीक है, जो आपके संरक्षक होते हैं उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत देखेंगे हम इसमें? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है उसका, तो उसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे, जिसमें हम सेक्शन 6 से लेकर 13 तक का हम इसमें प्रोविजन देखेंगे, प्रावधान इसमें देखेंगे। तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट होती है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3, जहाँ पर हम बात करेंगे ओरिजिन, नेचर ऑफ जॉइंट फैमिली एंड कोपार्शनरी की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है और कोपार्शनरी क्या होती है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली आपको पता है कि जब सबके सब जो है मिलके बिना बंटवारे किए एक ही जगह रहते हैं, वो हो गया आपकी जॉइंट फैमिली। कोपार्शनरी क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा पर्सन होता है जिसके पास जो बचपन से ही, जो कि जब से पैदा हुआ है तब से उसके पास क्या है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो दादालाई संपत्ति है, उसमें अधिकार जो होता है, ठीक है, उस व्यक्ति में, उसको हम कहते हैं कोपार्शनर। तो उसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कोपार्शनरी की हम यहाँ पे बात करेंगे कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं कोपार्शनरी की। ठीक है, प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन कोपार्शनरी एंड जॉइंट फैमिली, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है ये हम इसमें देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि कौन कौन कितने प्रकार की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। एक हो गई ऑब्स्ट्रक्टेड, एक हो गई अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। तो किन किन संपत्ति पे जो है प्रतिबंध होता है, मतलब कुछ वहाँ पे रुकावटें होती हैं और कुछ जिसमें कहते हैं रुकावटें नहीं होती हैं, ऐसी कौन कौन सी हेरिटेज होती है, क्या क्या स्थिति यहाँ पे होती है, वो हम देखेंगे। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है और सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जिसमें सभी का हिस्सा है यहाँ पे, एक होता है सेपरेट प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे। अब कर्ता कौन होता है, ठीक है, उनकी क्या शक्ति होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। ये आपका यूनिट 3 कवर करता है। यूनिट 4 जो है वो आपका बात करता है लॉ ऑफ पार्टीशन और रीयूनियन की बात करता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें बंटवारा होना है तो वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, या फिर बंटवारा हो चुका है उसको फिर से मिलाना है ताकि फिर से बंटवारा हो सके, तो उसकी हम बात करेंगे। तो जो आपका पार्टीशन है, बंटवारा, उसकी प्रकृति क्या होगी यहाँ पे बात करेंगे। तो कैसे उसका इफेक्ट होगा, कैसे उसको हम रीओपन करेंगे बंटवारे को, ठीक है, वो सब डील करता है। और कौन कौन सब्जेक्ट मैटर है जो कि पार्टीशन को, बंटवारे को डील करता है या फिर रीयूनियन को डील करता है, किस हम प्रॉपर्टी को फिर से मिला रहे हैं, तो इसको हम डील करते हैं। जो बंटवारा है उसको हम लेके कौन सा टॉपिक 1 यहाँ पे चलता है यूनिट 4 का। लास्ट टॉपिक आता है आपका लॉ ऑफ सक्सेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक संपत्ति है, ठीक है, उसका एक ओनर है। क्या होता है, ओनर बिना वसीयत बनाए अगर मर जाता है तो उसकी संपत्ति को हम कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो जो उसके हेयर्स होंगे, ठीक है, तो हम उसमें प्रॉपर्टी बट जाएगी। तो कैसे कैसे बटेगी वो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है। और इसके साथ साथ हम हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे 2005 का। इसमें क्या हुआ था, जो इस स्थिति में जो प्रॉपर्टी बट रही थी तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो लड़कियां होती हैं उनको भी समान अधिकार दे दिया कि अब आप भी जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, समान तरीके से कि जितना भाग किसी लड़के को मिलेगा उतना ही हिस्सा किसको मिल जाएगा, लड़की को मिल जाएगा। तो वहाँ पे इक्वलिटी की यहाँ पे बात आ गई थी। तो ये सब हम इस जो है हिंदू लॉ में देखने को मिलेगा हमें। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको इसमें लेनी चाहिए। तो इसके लिए जो हिंदी स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो देख सकते हैं पारस दीवान।
पारस दीवान देख सकते हैं, या फिर यूपीडी केसरी भी देख सकते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है वो भी इन दोनों बुक में से कोई भी दे सकते हैं। ये बुक आपकी दोनों में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और ये बुक आपकी सही रहेंगी किसके लिए, कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप फ्यूचर में। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझना है, केस लॉस देखना है, डॉक्ट्राइन्स देखना है, तो ये सब आपको इन बुक्स में मिल जाएगा, सफिशिएंट होगी। इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे पारस दीवान ले सकते हैं और इंग्लिश वाले आपको यूपीडी केसरी ले सकते हैं। बाकी जो भी आपको ठीक लगा आप ले सकते हैं। ठीक है, इन बुक के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और इन बुक के साथ साथ आप कुछ बेयर एक्ट भी ले सकते हैं। कौन कौन से बेयर एक्ट आपको लेने पड़ेंगे, एक तो आपको लेना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट लेना पड़ेगा, एक आपको लेना पड़ेगा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एक लेना पड़ेगा आपको हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और एक लेना पड़ेगा आपको हिंदू मैरिज एक्ट। बेसिकली ये चारों एक्ट जो हैं एक ही बेयर एक्ट में मिलके आ जाते हैं, तो उसी में आपके चारों होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।